करेंगे गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजमेंट के साथ, जो कि फोर्थ क्वार्टर के नतीजों पर बातचीत करेंगे। नतीजे रहे हैं मिले जुले, रेवेन्यू मार्जिन अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जबकि एबिटा बेहतर रहा है लेकिन मुनाफे में कमी आई है। नतीजों के साथ ग्रोथ और प्राइस आउटलुक पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने गोदरेज कंज्यूमर एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति और साथ ही सीएफओ आसिफ मलबारी से खास बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए आप हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं, जिस तरह से आपने कहा है कि इस बार का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो भारत के मुनाफे की वजह से कुछ इंपैक्ट हुआ है, लेकिन अगले 2-3 तिमाही के अंदर वो उसमें सुधार होगा। तो ऐसी क्या बदलाव होंगे जिससे वो सुधार होगा, जिसको लेकर आप बहुत आश्वस्त है? सो पहली बात, हमारा जो ओवरऑल कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन रहा है वो 21%, 21% है, जो काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे इंडिया बिजनेस में हल्का सा मार्जिन डाइल्यूशन हुआ है क्योंकि पाम ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन जैसा ही ये स्टेबलाइज हो जाता है, हम अर्ली साइन देख रहे हैं कि पाम ऑयल के प्राइसेस कम होने शुरुआत हुए हैं, तो कुछ महीनों में मार्जिन इंप्रूवमेंट आना चाहिए। बिल्कुल, मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात करें सर, वॉल्यूम ग्रोथ जो अब 4% का इस साल हमने देखा है, तो क्या इस पूरे साल में FY26 के अंदर भी ये कंटिन्यू रहेगा? और भारत की बात करें तो अर्बन वर्सेस रूरल का क्या शहर रहेगा, और आपको संकेत मिल रहे हैं क्या जो अर्बन के अंदर कुछ एक धीमापन दिखा था, वहां पर भी वापस कंजम्पशन के अंदर, खपत के अंदर बढ़ोतरी दिखनी शुरू हो गई है? इस साल जो है हमारा इंडिया का जो वॉल्यूम ग्रोथ लगभग है 5%, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे है। हम चाहते हैं कि ये 5% हाई सिंगल डिजिट्स पे जाए FY26 में। इनके दो कारण होंगे। एक तो मुझे लग रहा है कि जो कंजम्पशन है, जो पिछले 6-8 महीने में थोड़ा बहुत ही कंप्रेस हो गया था, वो वापस रिकवरी पे आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें साइंस मिल रहे हैं कि जो हमारी हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बिजनेस है, जो हमारी कोर बिजनेस है, वो बहुत सालों बाद थोड़ी सी रिवाइवल उसमें दिखाई दे रही है हमें। ये अगर दो चीजें हो जाएंगी तो मुझे लग रहा है कि 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ, जिसे हाई सिंगल डिजिट कहा जा सकता है, वो आना चाहिए। अर्बन और रूरल मैं कह नहीं सकता कि अर्बन रूरल का कहानी है, बट ये मुझे लग रहा है कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो रूरल और अर्बन कंज्यूमर्स को दोनों अफेक्ट करता है। पहले क्या था कि अर्बन फूड प्राइस इन्फ्लेशन सिर्फ अर्बन कंज्यूमर को अफेक्ट करता था, क्योंकि रूरल इकोनॉमी लार्जली फूड इकोनॉमी था, फार्मिंग इकोनॉमी, पर वो अब नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि लोअर फूड प्राइस इन्फ्लेशन प्लस जो गवर्नमेंट स्कीम्स, और दोनों जो बड़े स्कीम्स इस साल आएंगे, जो इनकम टैक्स की जो रिबेट है और जो पे कमीशन आएगा, वो एक्चुअली अर्बन के तरफ जाएगा बेनिफिट। और ये दोनों कारण, फूड प्राइस इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट स्कीम के कारण, मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी। तो पर्सनल केयर में हमने देखा 4% की ग्रोथ दिखी, और पर्सनल वॉश के अंदर डी ग्रोथ दिखी, और जिसका वजह आपने बताया कि पाम ऑयल के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब क्या, जब पाम ऑयल के वापस जो कीमतें हैं वो घटनी शुरू हो गई, तो आपको लगता है कि अब वहां पर भी ग्रोथ दिखेगी, और पूरे साल को लेकर आपका क्या आउटलुक होगा? सो पर्सनल वॉश में पहली बात तो ओवरऑल ग्रोथ थी, वॉल्यूम हल्का सा डिक्लाइन हुआ था। जब हम प्राइसेस बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रीबैलेंसिंग होता है, तो सेल्स के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ थी। वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि कोई ग्रामेज कम होता है, स्कीम्स कम होती है, तो ट्रेड स्टॉकिंग, डी स्टॉकिंग हो जाता है। ये चीज़ नॉर्मली स्टेबलाइज हो जाती है कुछ महीनों में, तो हमें लग रहा है कि ये वॉल्यूम्स डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। और सर, अब FY26 के अंदर आप किस तरह का गाइडेंस देंगे, एबिटा ग्रोथ का भी, वॉल्यूम का भी और रेवेन्यू का भी? ठीक है, वॉल्यूम में जैसा ही बोला हुआ है कि हम लोग हाई सिंगल डिजिट की तरफ जाने की चाहेंगे, 5% से बढ़ाना चाहेंगे हमारा वॉल्यूम ग्रोथ। ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी का, वो हाई सिंगल डिजिट की तरफ हम लोग ले जाना चाहेंगे, और एबिटा जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं हम लोग। उसके ऊपर जो प्रॉफिट ग्रोथ है, PAT ग्रोथ है, वो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, तो हमारे जो टैक्स रेट है वो कम हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट सवाल मेरा आपसे होगा सर, जिस तरह से पाम ऑयल की कीमतें 50% तक बढ़ी, अभी कुछ वॉलिटिलिटी है, वापस नीचे की तरफ है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन को आपने किस तरह से मैनेज किया, और क्या आगे हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकते हैं?
नहीं, अगर पाम ऑयल में इन्फ्लेशन है तो हम दूसरे कैटेगरीज में एक बढ़ोतरी नहीं करते। अगर कोई पाम ऑयल का जैसे इन्फ्लेशन हुआ तो हम लार्जली जो है थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते हैं और जो बाकी है हम अब्जॉर्ब करते हैं, और जो कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स वैसे ही चलते रहते हैं। तो यही दो तरीके होते हैं जो स्पेशली अगर हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म है, जैसे हमें लग रहा था कि ये जो पाम ऑयल इन्फ्लेशन है वो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है और वही हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन हुआ है, तो उसी तरह हम उसे डील करते हैं। आखिरी सवाल मेरा होगा, अभी 1 मई से आपने सर पेट केयर के अंदर शुरुआत की है, तो आपके मुताबिक ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, इसको लेकर किस तरह की योजनाएं होगी और इस कारोबार की कितनी भागीदारी आपके कुल कारोबार में आप देख रहे हैं आने वाले सालों में? देखिए, नंबर देना मुश्किल है, लेकिन जो हिंदुस्तान में लगभग 10% लोगों के पास पेट है। अगर चीन जैसे देश में देखेंगे तो 30% के पास पेट है। जिनके पास पेट है, लगभग 4% जो खाना खाते हैं पेट, वो पैकेज पेट फूड खाते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो नंबर है बहुत बढ़ने वाला है। पेट के लिए पैकेज्ड इज बेटर देन नेचुरल। लोगों को लगता है कि होम फूड इज बेटर देन पैकेज फूड, सो पेट के लिए भी यही होगा। लेकिन जो पेट की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है, कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स है, वो ह्यूमन डाइट नहीं दे सकती। तो हम गलत कर रहे हैं जब हम पेट्स को हम घर का खाना दे रहे हैं। हम प्यार से देते हैं, बट एक्चुअली हमें पैकेज फूड, डॉग फूड देना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। चाइना में ये $20 बिलियन का कैटेगरी है पेट फूड। तो बहुत लंबे अरसे तक पेट फूड की ग्रोथ होगी, और अगर हमने थोड़ा मार्केट शेयर इस कैटेगरी में ले लिया तो बहुत साल तक फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।